हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी। पहला नगर था हड़प्पा जिसकी खोज की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा वर्तमान में कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कांसे की मूर्तियां तथा कांस्य की ढलाई का काम इस बात के साक्ष्य हैं। अच्छा बताइए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बात करते हैं गौतम बुद्ध की। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनके माता का क्या नाम था? महामाया। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में प्राप्ति हुई थी। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता है कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। सोहन सिंह भाखना और हरदयाल का नाम ध्यान रखिए, अक्सर यही मिलेगा आपको, हरदयाल। ठीक है, सोहन सिंह भाखना और हरदयाल ने की थी। कहां पे? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 में। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की थी। आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है ये? तो अमृतसर में हुआ। और इसमें लोग कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? पूछा जाता है, जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से युद्ध में? तो पोर्टो नोवो के युद्ध में। कब हुआ था? 1781 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, या 1916 में शुरू किया गया था। कब? 1916 में। लोकमान्य तिलक पर होम रूल पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने की जिम्मेदारी थी। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र पर थी इनकी जिम्मेदारी, लेकिन बंबई को छोड़कर। बंबई में किसकी थी? तो एनी बेसेंट। पूरे भारत एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो एनी बेसेंट की थी। और पत्रिका ध्यान रखिए इन दोनों की, कॉमन बिल। कॉमन बिल किसकी पत्रिका है? तो ये है कॉमन बिल जो है, ये एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया आप ध्यान रखिएगा किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। और तिलक की बात करते हैं, तिलक की कौन सी है? तो मराठा। मराठा पूछा जाता है किस में है, किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में थी। और केसरी, ये ध्यान रखिए, चारों पत्रिका नाम ध्यान रखिएगा। कॉमन बिल किसकी है? कॉमन बिल और न्यू इंडिया किसकी है? तो ये एनी बेसेंट की। मराठा और केसरी किसकी है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक की है। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? पूछ रहा नहीं बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
लास्ट जजमेंट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए मोनालिसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की है तीनों, ठीक है। और ये द लास्ट जजमेंट ये लियोनार्डो दा विंची की नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 में। वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंत आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए था। फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली थी, 1789 से 1799 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए देख लेते हैं। बेरोजगारों को रोजगार, सही बात है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र में ये नहीं कहा गया है। सुदृढ़ पंचायती राज, सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी जल्दी सारा कवर कर लेते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया, पूछ रहा प्रस्तावना में कौन सा शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी शब्द शामिल नहीं था प्रस्तावना में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। और इसी के तहत मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी डीपीएसपी से प्रश्न बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो किस भाग में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 में है। और ये जो डीपीएसपी है कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस भाग में, तो भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ये डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम क्या करते हैं, ये कोर्ट नहीं जा सकते, यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। ये 1976 में नहीं हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ध्यान रखिए, पहले जो मूल संविधान था उसमें कितने मूल अधिकार थे, 7, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और वर्तमान में अब कितने हैं, 6। ये जो संपत्ति का अधिकार है किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में शामिल था। अब इसे हटाकर किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कैसा अधिकार है, अभी ये कानूनी अधिकार है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। पूछ रहा है किसकी नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न बनता है। किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तब किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 165 के तहत नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 173 में है। और महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। सॉरी राज्यपाल 155 आप लगा लिए, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसमें है, तो आर्टिकल 76 में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर टिक लगाइए आप। तो कौन सा होगा, देख लेते हैं। यह लोकसभा की सीट पूछा है, बेसिकली लोकसभा की सीट पूछ रहा है, किसमें सबसे ज्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, पहले देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 2 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में 25 है। गोवा में कितना है, तो गोवा में भी 2 है। तो 25, 2, 27, 2, 29, इससे क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 29 हो गए। अरुणाचल प्रदेश कितनी है, 2 है। बिहार की कितनी है,
बिहार की 40 है। गोवा की कितनी है? 2 है। 40 2 42 2 44 हो रहा है इसका। गुजरात का कितना है? तो गुजरात के कितना है? तो 25 है। 25 गुजरात का है। गोवा के कितना है? आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी राज्यों का आप ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का कितना है? तो छत्तीसगढ़ का 11 है, इसको भी जोड़ने नहीं आएगा। बिहार का कितना है? बिहार का कितना है? 40। अब प्लस आंध्र प्रदेश का कितना है? 25 प्लस राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का कितना है? अभी बताया मैंने पीछे 25 है। ठीक है, 25 25 50 90 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इस ऑप्शन में यही सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक लोकसभा की सीट किसकी है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 80 है। आप लोकसभा राज्यसभा इन दोनों को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को यह पंचायती राज यहाँ पे लागू हुआ था। कहां पे? किस जिले में? नागौर जिले में। ठीक है, कहां पे? राजस्थान के नागौर जिले में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसे मान्यता प्राप्त हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ठीक है, ग्राम पंचायत की किसमें? 11वीं अनुसूची में। और यह संशोधन गाडगिल कमेटी की सिफारिश के बाद पीबी नरसिम्हा राव द्वारा लगाया गया था। इसमें पंचायती राज के 3 भाग है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 1949, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949, ध्यान रखिए, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? डेट पूछा जाता है 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को क्या माना जाता है? तो हिंदी दिवस माना जाता है, और इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर को। आर्टिकल की बात करते हैं, किस आर्टिकल में है राजभाषा ये? तो आर्टिकल 343 में। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आप सभी को पता है कितनी है? 24 तीलियां हैं। आप इसके बारे में देख लीजिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल में। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं। वैसे पृथ्वी पर प्राकृतिक उपग्रह है, अब वैसे डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ गया है, 4-5 दिन बचे हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है, और हम बात करते हैं बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है? तो गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये कौन सा है? तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, अब उपग्रह। और शुक्र की बात करते हैं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और नेपच्यून मतलब वरुण, वरुण का कौन सा है? ट्राइटन। ट्राइटन है ये। और एक है टाइटन। टाइटन किसका है? तो टाइटन जो है शनि का है, और ट्राइटन जो है ये वरुण का है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिए। अगला है भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आप सभी को पता है भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। तो ये क्या है? करा 0 डिग्री के समांतर काल्पनिक, जो समांतर रेखाएं वो क्या होती हैं? तो वो कौन सी रेखा? अक्षांश कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है। आप कमेंट में बताइए कितने अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस नहीं है पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड ये कैसी गैसें हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिए, बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से में शामिल है? लगभग 71% है, लेकिन इसमें 70 दिया है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71% क्या है? तो जल है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? पूछ रहा है जो सिक्किम से गुजरता है वो किस राज्य से गुजरता है? तो आप मैप में देखेंगे तो वो राजस्थान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में कौन सा है? तो यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, कौन सा? लेप्चा। आप इसको भी ध्यान रखिए, लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट के लिए हमने 1000 प्रश्नों का जीके जीएस करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला और जेजेपला, कौन सा? जेजेपला। एक जेजेपला है और एक जोजिला है, ध्यान रखिएगा, एक जोजिला है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है और जेजेपला कहाँ पे है? तो ये सिक्किम राज्य में है। यहीं हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप दर्रा। और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और अब बात करते हैं सिपकिल्ला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिल्ला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ बात करते हैं, माना नीति लिपुलेख ये कहाँ पे है? तो माना नीति लिपुलेख ये कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में है, आप इसको ध्यान रखिएगा, दर्रे से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी सागर। इस सेट में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। आप कुछ और ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर राणा प्रताप, ध्यान रखिए, राणा प्रताप और जवाहर, ठीक है, राणा प्रताप और जवाहर सागर ये भी जो है किस पे है? तो चंबल नदी। चंबल नदी की बात करते हैं तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा हीराकुंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? उकाई प्रीवियस प्रश्न बना है तो देख लेते हैं। भाखड़ा किस पे है? तो ये सतलज नदी पे है। और हीराकुंड किस पे है? तो महानदी पे है। और नागार्जुन किस पे है? तो कृष्णा नदी पे है। उकाई किस पे है? तो ताप्ती नदी पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सतलज नदी की बात करते हैं तो ये इस पे भाखड़ा किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध किस पे है? कहां पे है? उड़ीसा राज्य में। नागार्जुन कहां पे है? तेलंगाना में। उकाई कहां पे है पूछा जाता है? गुजरात राज्य में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। और पॉइंट ध्यान रखिए, ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, परिवहन का कौन सा साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोडवेज। सड़क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवहन में सबसे मुख्य कौन सा है? तो रोडवेज है। ठीक है, पूछा जाता है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आप इसको ध्यान रखिएगा, संजीव कुमार है। अगला प्रश्न है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज का। मोटे अनाज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है? 2023 को, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, 2023 को। आप महासभा पूछा जाए 2023, भारत का पूछा जाए तो भारत ने 2018 में किया था, बाजरा वर्ष घोषित किया था। ठीक है, आप इसको ध्यान रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न और बनता है, बजट में जो है, बजट में ये मोटे अनाज को क्या कहा गया है? तो श्री अन्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न नाम दिया गया, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के जनक, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए भारत में किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। आगे है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी है, यानी गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला प्रश्न है, यदि कीमत सीलिंग निर्धारित यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है, जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? कह रहा है कि सीलिंग कीमत मतलब वो मूल नियंत्रण करती है, अगर गवर्नमेंट जो सामान्य जो कीमत है उससे जो है अधिक है तो क्या होगा? तो जब मूल्य अधिक होगा तो क्या होगा? पूर्ति, इसका करेक्ट पहले देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग पूर्ति की मात्रा से कम होगी। जो मांग होगी, अगर देखो मूल्य ज्यादा होगी तो क्या होगा? मांग कम होगी, अब पूर्ति की मात्रा से कम होगी। पूर्ति अगर ज्यादा हो रही है तो मांग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वही बात हो रही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार में होते हैं, अल्पाधिकार में क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो विक्रेता। देखिए, एक होता है एकाधिकार, एकाधिकार में मतलब किसी का एक, मतलब एक ही विक्रेता हो। अगर किसी बाजार में एक ही विक्रेता होता है तो अपनी मनमानी करता है ना, उसी को एकाधिकार करते हैं। अगर कहते हैं दो विक्रेता होगा तो अल्पाधिकार होगा। ठीक है, कंपटीशन रहेगा तो रेट में भी जो है कंसेशन मिलेगा, यही हो। अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके लिए जीता था? भौतिक शास्त्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य किया था। इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि रमन इफेक्ट जो है किसकी खोज कब हुई थी? 28 फरवरी
28 फरवरी 1930 को हुई थी। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो रमन प्रभा सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, आप इसको ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने कब दिया था भारत रत्न, 1954 भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की है। एकांकी पूछ रहा कि विष्णु प्रभाकर की कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाए, नहीं पूछ रहा कौन सी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादलों के पार, ये एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, शायद ये हरि कृष्ण की है, हरि कृष्ण प्रेमी की है, आप देख लीजिएगा एक बार, हरि कृष्ण प्रेमी की है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, तो और विधि दिवस, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, विधि दिवस। और श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और हम कुछ बात करते हैं दिन की, तो 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और 5 जून को कौन सा मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 9 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, हिमालयन दिवस मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, उड़ीसा का लोक नृत्य पूछ रहा है कौन सा है, ऑप्शन डी का राइट आंसर है, घूमरा। घूमरा कहाँ का है ये, तो उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम कुछ बात करते हैं राउत नाच। राउत नाच कहाँ का है, ध्यान रखिए, राउत है, राउत नाच कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। एक है राउफ कहाँ का है, तो राउफ जो है, सॉरी राउफ कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का। और राउत कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का, आप इसको ध्यान रखिएगा। पुलिकली कहाँ का है, तो केरल का है, पुलिकली केरल का। शास्त्रीय नृत्य का बात करते हैं, केरल में कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, तो कौन सा है केरल का, तो मोहिनी अट्टम, और कौन सा कथकली। और डालू कुंथा किसकी की है, तो ये कर्नाटक की है। कर्नाटक का और की बात करते हैं तो यक्षगान भी कर्नाटक का है, आप इन सबको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है, स्ट्रेटेजी का है। अलावा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बायोलॉजी में भी बनता है, स्टैटिक जीके में भी प्रश्न बनता है। फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और ओल सब्जी के अध्ययन क्या कहा जाता है, ओलरीकल्चर कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को फ्लोरोलॉजी कहा जाता है। इन तीनों को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिका पोषकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैबरलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, कौन सा, क्या आवश्यक है, लोहा आवश्यक है, यानी आयरन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। करा की आयरन दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है, और विटामिन दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दांत में एनीमिया के कारण, एनीमिया मतलब रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी से, ठीक है, एनीमिया किसके कारण होती है, तो आयरन की कमी से होता है। उन्हें आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, तो वो पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पित्त रस कहाँ पैदा होता है, तो यकृत में होता है। अब पित्त रस किस रंग का होता है, तो ये पीले हरे रंग का होता है, और कैसा होता है, क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। देखिए 7 अगर होगा तो उदासीन, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय, 7 से कम होगा तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और इसमें पीएच में 85%, सॉरी इसमें पित्त में 85% क्या पाया जाता है, जल, और पित्तवाड़क इसमें 12% पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त का पीएच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मानव रक्त कैसा होता है, तो ये थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.3 से 7.4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यही पानी का पूछते हैं, पानी क्या होता है, 7 होता है, उदासीन होता है। और नमक का पीएच कितना होता है, 7 होता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी किसका उदाहरण है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है, संयोजी ऊतक। अगर पूछा जाए सरल संयोजी ऊतक कौन सा है, तो तरल संयोजी ऊतक कौन सा, तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, तो कैंसर होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है ये जो पराबैंगनी किरण है, और इसको जो है पृथ्वी तक आने में
कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकती है, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। आप इसको भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये छायादार नम स्थान में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नम एवं छायादार आवास में पाए जाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, बायोफाइटा को, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? करा कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइसिन जो है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब कैसे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइसिन क्या है? तो ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, हरित प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा होने पर अधिक प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर आप सभी को पता है किसकी है, ऑप्शन बी, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र की पूछ रहा है, किसकी इकाई है? क्या है? टेस्ला है। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। एक है चुंबकीय फ्लक्स, एक ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका क्या है इकाई? उसकी इकाई क्या होती है? तो वेबर इसकी इकाई होती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लड़के द्वारा एक न्यूटन को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8 जूल। आप इसको निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बल नियतांक के है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये तो नहीं बनता, लेकिन प्रश्न बनेगा कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो स्प्रिंग में कौन सी स्थिति ऊर्जा पाई जाती है? और क्या पाई जाती है? किसमें पाई जाती है स्थिति ऊर्जा? तो बांध में। ध्यान रखिए, बांध में क्या पाया जाता है? स्थिति ऊर्जा पाया जाता है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बांध के जल में कौन सा पाया जाता है? तो स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। कह रहा है अस्थायी चुंबक के लिए कौन से धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। अस्थायी मैग्नेट विशेष मिश्र धातु फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट दुर्लभ पृथ्वी धातु और मिश्र धातु जैसे खनिज से बने होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, आपने बस ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा? आप सभी को पता है, अगर उष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा? ताप बढ़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो ये कौन बना सकता है? ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वास्तविक, यानी उल्टे का पूछ रहा है, कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टे को उल्टा मतलब सीधा बनना चाहिए। ठीक है, सीधे की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ वास्तविक शब्द लगा लिया, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सीधे की बात हो रही है, उल्टा का उल्टा। तो अवतल दर्पण में आभासी यानी सीधा बनता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब उल्टा वस्तु रखेगा तो उल्टा दिखेगा, तो वही होगा। ठीक, अवतल दर्पण और पूछा जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग और किसमें होता है? तो नाई जो प्रयोग करता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। डॉक्टर जो दंत चिकित्सक होता है, पूछा जाता है उसमें कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। और पूछा जाता है उत्तल दर्पण, मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर लैंप जो हेड लैंप होता है गाड़ियों का, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्त कहलाती है, किससे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वीकरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व पूछ रहा है, तो द्रव का किससे नापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है हाइग्रोमीटर, तो हाइड्रो हो गया, एक हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता नापा जाता है। क्या नापा जाता है? आर्द्रता नापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब नापा जाता है। पिक्नोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे मृदा का घनत्व नापा जाता है, इससे मृदा का घनत्व नापा जाता है। और एनेमोमीटर से क्या नापा जाता है? इसे वायु का वेग नापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायु के केंद्र परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? आप सभी को पता है, ऑप्शन डी बोहर। कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइएगा, हास्य गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, N2O। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इतना ही ध्यान रखिए इसके बारे में। अगला है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, उभयधर्मी होता है। ठीक है, पूछा जाता है एल्युमिनियम का जो अयस्क कौन सा? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क, आप इसको भी ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी 7। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है पूछा जाता है KMnO4 ये किसका है, तो किसका फॉर्मूला है? तो ये पोटेशियम परमांगनेट का है। ठीक है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसका फार्मूला। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है। एक होता है कास्टिक सोडा, उसका फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है उसका फार्मूला। एक होता है सोडियम क्लोराइड, उसका क्या होता है? NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रबड़ स्टील से अधिक लचीला होती है। रबड़ स्टील से अधिक लचीली होती है क्योंकि पूछ रहा है कि रबड़ जो है स्टील से अधिक लचीली होती है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात अधिक हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टालेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न है C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 16 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 पंचभुज और 20 षडभुज होते हैं इसमें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी के प्रश्न आ गया, देखते हैं। सभी जातिवाचक संज्ञा समूह है। कहा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी जात का बोध कराते हैं। ठीक है, पूरे समाज का समुदाय का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, नागरिक, कार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आता है? गाय, कुत्ता, आदमी, लड़का, लड़की, पेन, शहर, नदी, पर्वत, ये सब किसके हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो चर्चा से कौन सा बना है? चर्चित। जैसे चर्चित पुस्तक, चर्चित व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? पुस्तक क्या है? तो एक संज्ञा है और विशेषता कौन बता रहा है? तो चर्चित बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे, पूछ रहा है तुम जितना खाओ, जितना में पूछ रहा है उतनी ही ताकतवर बनोगे। पूछ रहा है इसमें कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? आप सभी को पता है नीलकंठ में कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है। नीलकंठ किसे कहा जाता है? तो शंकर जी को कहा जाता है। ठीक है, बहुब्री समास वही होता है कि वो दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन ना उस नाम को ना लेकर अन्य नाम लिया जाता है। ठीक है, शंकर। ठीक है, जैसे पंचानन, पंचानन किसे कहा जाता है? ये भी शंकर को कहा जाता है। ठीक है, लंबोदर, ये भी बहुब्री समास का उदाहरण है, यानी गणेश, लंबा उदर जिसका। अगला है वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द। वशीकृत का समानार्थी ने प्रवाची पूछा है, तो वशीकृत मतलब क्या होता है? किसी को अपने वश में करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्र मुग्ध करना। अगला प्रश्न है खोटा शब्द का विलोम। खोटा मतलब क्या होता है? खोटा मतलब घटिया, तो क्या होगा? खरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला है बहुत दिनों बाद दिखना। ये इसका मतलब क्या होता है? करम मुहावरा। कौन सा कहता है? ईद का चांद। इसका मतलब क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना। कहते नहीं तुम ईद के चांद हो गए हो। तो अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? कविता की परख पूछ रहा है किस प्रकार की है? ये समीक्षात्मक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बस इतना ध्यान रखिए, कविता की परख किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का? छायावादी कवि युग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी कवि है। इनकी प्रथम रचना कौन सी? तो जूही की कली। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? पीछे मैंने बताया किस आर्टिकल में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश के प्रश्न आ गए। She has a headache but he has got dash appendix। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें नो आर्टिकल नहीं होगा, डिजीज के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी भरना आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर। इसमें क्या भरा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट है। ठीक है, मैंने मेरा एक दस्ताना गुम कर दिया, मैंने उसे कहीं गिरा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आई बॉट ऑल दीज बुक्स डैश ओनली फॉर 700। इसमें क्या भरा जाएगा? तो ओनली के साथ क्या आता है? तो हमेशा फॉर आता है, रुपी बताने के लिए ओनली के साथ फॉर आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बॉट ऑल दीज बुक्स फॉर ओनली 700। ठीक है, झील
सिनोनिम्स पूछा है, झील का सिनोनिम्स क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है सिनोनिम्स बिलो सॉरी समानार्थी पूछा है। झील का मतलब होता है जोश या उत्साह, तो इसका होगा इंथुजियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एमिकेबल, एमिकेबल का पूछ रहा है क्या, अपोजिट पूछ रहा है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। क्या होता है, मैत्रीपूर्ण। और शत्रुतापूर्ण किसका मतलब हो जाए, ऑप्शन जी हॉस्टाइल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडियम फ्रेज दिया है, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका करंट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रेसिव ट्रबल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें क्या, इसका राइट आंसर 83 का हो जाएगा पार्ट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फीलिंग इसमें भी भरना है। इधर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर। इधर और के बाद सिंगुलर नाउन है तो हर का प्रयोग हो रहा है। हर किसके लिए प्रयोग होता है, तो लड़की के लिए, उसका उसकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है फाइंड द करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मल सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द एनॉय का, एनॉय का क्या पूछ रहा है, तो एनॉय का पूछ रहा है मीनिंग पूछ रहा है। एनॉय का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। ठीक है, इसका करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बॉदर। बॉदर में मतलब होता है नाक में दम करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो भारत का कौन सा है, तो सॉरी बिहार का, तो वाल्मीकि। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी लक्ष्मीबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या महाराष्ट्र का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी घोषणा किसने किया, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, यह घोषणा अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में उनकी 297 जयंती पर अहिल्याबाई होलकर की जन्मस्थली पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। ठीक है, और 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर इंदौर साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासकिया थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कड़वा के लिए जानी जाती है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि 15 वर्षों सी लिंक पुल का नाम वीर सावरकर सेतु। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम, यह कहां पे हुआ था, सॉरी यह खेल कहां पे हुआ था, ओमान में हुआ था, और पाकिस्तान को 2-1 से हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। भारत ने इससे पहले 3 बार 2004, 2008, 2015 में यह टूर्नामेंट जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 3 बार 1987, 1992, 1996 में यह टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।